Hello students, welcome to my channel. My name is Ranjana and I am your biology teacher. हमने चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 10 से रिलेटेड जो कि है लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। एंड उस चैप्टर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ लिया है डिटेल में, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उसी चैप्टर को और पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एलिमेंट्री कैनाल एंड कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो एलिमेंट्री कैनाल में माउथ टू एनस तक के पार्ट्स आते हैं। सारे ऑर्गन्स हमने डिटेल में पढ़ लिए थे। अगर किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर देखिए। एंड आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में, यानी कि जो जो ग्लैंड्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट है जो हेल्प करती है बेसिकली फूड के डाइजेशन में, या जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं उनके ब्रेकडाउन में हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करती है ये हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। ओके ओके सो हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, देन उसके बाद आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, फिर उसके बाद लीवर, पेनक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। एंड एंजाइम सिक्रेट करने से क्या होगा कि उनके अंदर जो एंजाइम्स होंगे ना वो क्या करते हैं बेसिकली, जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, ठीक है, जो भी आपने फूड में न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए हैं जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं उनको वो ब्रेक करेगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लैंड से। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। ओके अच्छा, नाम से ही आपको आइडिया लग रहा होगा सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब क्या है। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सलाइवा, ठीक है। और सलाइवा कहाँ सिक्रेट होती है, हमारे माउथ में। कहाँ पर, हमारे माउथ में। सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में भी, ठीक है। ये एक पिक्चर बनी हुई है जो क्या है, एक ह्यूमन माउथ है, राइट। और इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स दिख रही होगी। सी यहाँ पे आपको दिख रही है नियर द ईयर, कान के पास पास में, जो कि है पैरोटिड ग्लैंड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक और ग्लैंड दिख रही होगी जॉ के एंगल पे, ठीक है, ऐसे। तो ये कौन सी ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। एंड देन उसके बाद टंग के नीचे एक और ग्लैंड होती है जो कि होती है सब लिंगुअल ग्लैंड। ओके ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर के ही सलाइवरी ग्लैंड्स बनाती है और ये पेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। यानी कि दो पैरोटिड ग्लैंड होगी, दो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगी, दो सबलिंगुअल ग्लैंड होगी। तो इस तरीके से ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनका फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। पैरोटिड ग्लैंड आपको डायग्राम में ही दिख रहा होगा। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, नियर द ईयर, ठीक है, कान के पास में, या फिर चिक पे आप बोल सकते हैं कि चिक के पास में प्रेजेंट होती है। एंड दीज आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये कैसी ग्लैंड है, लार्जेस्ट है, क्योंकि सी बाकी सारी ग्लैंड्स जो है, बाकी दोनों जो ग्लैंड्स है वो क्या है, थोड़ी छोटी है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो पैरोटिड ग्लैंड क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ओके लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं बोलना है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है। ओके एंड इसकी कुछ डक्ट्स होती है, डक्ट के थ्रू ही क्या होगा, जो भी पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू ही माउथ में आएगा। डक्ट मतलब एक छोटी सी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। ओके एंड ये क्या सिक्रेट करती है, ऑब्वियसली सलाइवा एंड कुछ एंजाइम सिक्रेट करेगी। सारी सलाइवरी ग्लैंड्स मिलकर के सलाइवा ही सिक्रेट करती है, ठीक है। और उस सलाइवा में कुछ एंजाइम्स भी होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की। सब मैंडिबुलर ग्लैंड को आप सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी बोल सकते हैं। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा डायग्राम में, ठीक है। फाउंड एट लोअर जॉ। ओके ये भी डक के थ्रू ओपन होती है। फिर उसके बाद है सब लिंगुअल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होती है बिलो द टंग, हमारी टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके सब मैंडिबुलर क्या है, ये मीडियम साइज की रहती है। पैरोटिड जो है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। और जो आपका ये सबलिंगुअल ग्लैंड है ये क्या है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके अब यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं। जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है, सलाइवा, ठीक है, जिसको आप स्पीट भी बोल सकते हैं। सी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या सिक्रेट कर रही है, सलाइवा या फिर स्पीट। एंड एम्प्टी इट इनटू योर माउथ थ्रू डक्ट्स। अभी मैंने आपको बताया था कि क्या करती है, डक्ट्स के थ्रू क्या करेगी, इनके सिक्रेशन या जो सलाइवा है उसको माउथ में पोर कर देगी। अब जो
हमारी बॉडी है ना, उसमें दो टाइप की ग्लैंड्स होती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, वो हार्मोन सिक्रेट करती है, एंड उनमें कोई डक्ट्स नहीं होती है, वो डायरेक्टली जो भी उनका सिक्रेशन है या जैसे जो केमिकल्स है या हॉर्मोन्स है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती है। बट जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, वो डक्ट युक्त बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं कि डक्ट वाली ग्लैंड्स होती है, यानी कि उनमें डक्ट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और वो डक्ट के थ्रू ही जो भी उन्होंने सिक्रेट किया है, सलाइवा हो गया या फिर कुछ भी एंजाइम्स हो गया, केमिकल्स हो गए, तो वो डायरेक्टली डक्ट के थ्रू ही पहुंचाएंगे। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं। दे लुब्रिकेट योर माउथ। सो जो आपका सलाइवा है वो क्या करेगा, माउथ को लुब्रिकेट करेगा, थ्रोट को लुब्रिकेट करेगा, एंड आपको फूड को स्वेलो करने में भी हेल्प करेगा, डाइजेशन में भी हेल्प करवाएगा। ठीक है, डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड हेल्प शील्ड योर टीथ फ्रॉम कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया। और कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं इसके अंदर जिसकी वजह से जो भी फूड के साथ बैक्टीरिया अगर अंदर जा रहे हैं आपके माउथ में तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑलराइट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब ये जो तीनों ग्लैंड्स हमने डायग्राम में देखी थी वो ही यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो वो सारा मैंने आपको डिटेल में पहले ही बता दिया है। यहाँ पे मेंशन है, सी सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो है कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो टंग, एंड दीज आर स्मॉल एज सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स लोकेटेड बिलो योर जॉ, also called submaxillary glands, and parotids found near cheek, and these are largest salivary glands. Okay, नेक्स्ट, अब यहाँ पे सलाइवा के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है। सी, सलाइवा का डेली सिक्रेशन कितना होता है, मतलब हमारी माउथ में हम डेली कितना सलाइवा सिक्रेट करता है, या जो ग्लैंड्स अभी हमने देखी थी वो कितने सलाइवा सिक्रेट करती है डेली, तो अराउंड 1.5 लीटर सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ठीक है, सलाइवा का पीएच होता है 6.7। ऑलराइट, एंड इनमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें से एक है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, जिसको टाइलिन भी बोलते थे पहले, एंड दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम। अच्छा, हमने यहाँ पे सलाइवरी अमाइलेज ऐसे ही नाम क्यों दिया है, क्योंकि ये जो अमाइलेज एंजाइम है ना, ये हमारे पेनक्रियाज भी सिक्रेट कर रही है, तो वहां पे इसको हम बोलेंगे पेनक्रियाटिक अमाइलेज, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नाम दे दिया इसको सलाइवरी अमाइलेज, क्योंकि ये सलाइवा के साथ मिक्स होकर के आ रहा है। ठीक है, अब सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है, सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन है ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, क्या आपने जो भी कार्बोहाइड्रेट खाया है या फिर जो स्टार्च खाया है उसका ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। एंड लाइसोजाइम का क्या फंक्शन है, इट किल्स बैक्टीरिया, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सलाइवा क्या करता है, आपके टीथ को या आपने जो भी फूड कंज्यूम किया उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको बैक्टीरिया से बचाएगा, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट थिंग बता देती हूँ मैं सलाइवरी अमाइलेज के बारे में, जो कि आपको आगे भी काम में आएगी। सलाइवरी अमाइलेज इज एब्सेंट फ्रॉम द सलाइवा ऑफ मैनी मैमल्स। ओके, हमारी बॉडी में हम लोग क्या है, हम भी मैमल्स हैं, ह्यूमन भी मैमल्स हैं, बट हमारे अंदर सलाइवरी अमाइलेज सीक्रेट होता है। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे मैमल्स हैं जिनमें सलाइवरी अमाइलेज एब्सेंट होता है, लाइक काउज, बफेलोज, एंड प्रीडेटरी कार्निवोर्स लाइक लॉयंस, टाइगर्स, इन सब में क्या होता है, सलाइवरी अमाइलेज नहीं होता है। ठीक है, बट जो पिग्स है, पिग्स में सलाइवरी अमाइलेज होता है, यानी कि उनकी सलाइवा में अमाइलेज सीक्रेट होता है। ओके, अच्छा, एक और चीज हम देख लेते हैं, जो सलाइवा है उसका फंक्शन क्या है, वैसे तो आगे वाली स्लाइड में हमने देख लिया था, बट आपको फिर से बता देती हूँ कि सलाइवा क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड टंग, ये क्या करेगा, फूड को मैस्टिकेट करेगा या फिर मिक्स करेगा। ठीक है, मैस्टिकेशन बोल सकते हैं, फूड को मिक्स कर सकते हैं अच्छे से, एंड देन उसके बाद जैसे ही वो मिक्स होगा ना सलाइवा के साथ, तो सलाइवा में जो एंजाइम है वो फूड पर एक्ट करना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जो फूड के अंदर स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है उस पर सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, केमिकल डाइजेशन भी हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, आगे बढ़े। अच्छा, हमने सलाइवरी ग्लैंड्स अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, अब वहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा कैसे वो आगे पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन हम एक साथ पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सेकेंड हमारी जो ग्लैंड है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हमारी स्टमक लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है। एंड इसमें बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है। ये जो ग्लैंड्स है ना, ये सेल्स मिलकर के बनाती है। जैसे कि म्यूकोस नेक सेल लिखा हुआ है यहाँ पे, जो कि म्यूकस सिक्रेट करेगी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे पेरिएटल सेल्स लिखा हुआ है, देन उसके बाद चीफ सेल लिखा हुआ है, देन एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स लिखा हुआ है। तो ये सारी सेल्स आपको जो दिख रही है, इन्हीं से मिलकर के स्टमक की लाइनिंग पे कुछ ग्लैंड्स बनती है। और ये ग्लैंड्स जो है म्यूकस, एंजाइम्स, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करती है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड और भी बहुत सारे फंक्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन द स्टमक लाइनिंग, okay, and they are made up of different type of cells including mucous cells. These cells line the stomach and gastric pits and secrete mucus that protects the stomach lining, ठीक है। अब एक और चीज बता देती हूँ, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, ठीक है, क्या जरूरत है स्टमक की लाइनिंग को, क्योंकि जो हमारी ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, ये क्या करती है, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करती है, और उन जूसेस में होता है HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो नॉर्मली एसिड सुन के ही आपके दिमाग में एक चीज आ गया होगा कि अगर एसिड बन रहा है मतलब वो चीज बर्न हो सकती है ना, एसिड की वजह से कुछ ना कुछ चीज खराब हो सकती है। तो अगर हमारे स्टमक में एसिड बन रहा है, दैट मीन्स हमारे जो स्टमक की लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है, या स्टमक की वॉल आप बोल सकते हैं वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए कि जिससे क्या हो कि एसिड जो है स्टमक की लाइनिंग को डैमेज ना कर पाए। तो इसीलिए म्यूकोस सेल क्या करेगी, म्यूकस सिक्रेट करती है, ठीक है। चिपचिपा या फिर आप बोल सकते हैं सलाइवा की तरह ही प्रोडक्ट रहता है, लिक्विड, जो क्या करेगा, स्टमक की लाइनिंग पे रहेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो HCl सिक्रेट हो रहा है आपके स्टमक के अंदर जो जा रहा है, उसको उसकी वजह से वो जो आपकी वॉल है ना वो डैमेज नहीं होगी, ठीक है। कौन सी सेल सिक्रेट करती है HCl, पेरिएटल सेल्स, ओके। ये क्या सिक्रेट करेगी, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन क्या है, विथ एक्टिवेट्स अदर एंजाइम्स। अब बाकी जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनेंगे ना, जो एक्चुअल में डाइजेस्ट करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनको एक्टिवेट करने के लिए HCl हेल्प करता है, ठीक है। एंड HCl का एक और फंक्शन है, इट किल्स बैक्टीरिया, ठीक है। आपने जो भी फूड कंज्यूम किया है वो आपकी सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तो अगर वहां पर कोई बैक्टीरिया आ गया है तो लाइसोजाइम की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट अगर फिर भी कोई बैक्टीरिया पैथोजन जो है आपके स्टमक तक पहुंच गया है, तो वहां पे वो HCl या एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। HCl की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। पेरिटल सेल क्या करती है, ये HCl सिक्रेट करेगी, जो क्या करते हैं, जो भी बाकी के एंजाइम्स जो सिक्रेट होंगे इस चीप सेल से, उस सेल्स में जो एंजाइम सिक्रेट होने वाले हैं उनको एक्टिवेट करेगी। एंड उसके साथ साथ में HCl का फंक्शन है, इट किल्स बैक्टीरिया। और HCl एक टाइप का एसिड है, तो अगर स्टमक की लाइनिंग को आपको बचाना है तो उसके लिए क्या सिक्रेट करना होगा, म्यूकस। तो वहां पर क्या सिक्रेट हो रहा है, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है चीफ सेल। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ, जो पेप्टिक सेल्स है अभी हमने देखा, सॉरी पेरिएटल सेल्स, ठीक है। पेरिएटल सेल्स क्या सिक्रेट कर रही है, HCl। HCl के साथ साथ में एक और चीज सिक्रेट होती है जो कि होती है इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली काम करता है एब्जॉर्प्शन का, विटामिन B12 से रिलेटेड, ठीक है। मतलब विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करेगा इन इंटेस्टाइन, तो इसीलिए वो फैक्टर भी रिलीज होता है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है चीप सेल्स। इनका क्या फंक्शन है, अच्छा इनको एक और नाम से बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पेप्टिक सेल्स, ओके। दी सेल सिक्रेट पेप्सिनोजन। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंजाइम से वो रिलीज होते हैं जो फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे पेप्टिक सेल से क्या रिलीज हो रहा है, पेप्सिनोजन। ये इनएक्टिव फॉर्म में है अभी, और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, HCl, ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था। सो एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, जब ये एक्टिवेट होता है ना पेप्सिनोजन, तो ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट डाइजेस्ट प्रोटीन्स। तो पेप्सिनोजन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अभी तक कौन कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हमने देख लिया है। फर्स्ट सलाइवा जहाँ पे सिक्रेट हो रही थी, यानी हमारे माउथ में किसका डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का, या फिर स्टार्च हम बोल सकते हैं। बट वहां पे भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टार्च का,
30-40% सिर्फ डाइजेशन होता है, बाकी का आपका आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा। अब यहाँ पर स्टमक में फिर किसका डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे भी 40-50% प्रोटीन का डाइजेशन होगा, बाकी का डाइजेशन आगे होगा, ठीक है। अब आगे एक और टाइप की सेल्स है, एंडोक्राइन सेल्स, ठीक है, एंटेरो एंडोक्राइन या फिर एंडोक्राइन सेल्स हम बोल सकते हैं। ये क्या सिक्रेट करती है, ये एक टाइप का हार्मोन सिक्रेट करती है जिसका नाम है गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या करता है, बाकी जितनी भी सेल्स है, जो भी एंजाइम एचसीएल है, जो भी सिक्रेशन हो रहा है गैस्ट्रिक जूसेस का, तो उसको रेगुलेट करेगी, ठीक है। सो विच रेगुलेट्स गैस्ट्रिक एक्टिविटी। समझ में आया यहाँ तक सबको? कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमने लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, पैरोटिड थी, राइट। तो लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, लीवर। सी आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, लीवर है, ठीक है। एंड देन आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का भी एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर है गॉल ब्लैडर। सी यहाँ पे लिखा हुआ भी है गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनकी लोकेशन देखते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, एब्डोमन में, ठीक है, ऑन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमन। सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, पूरा एब्डोमन है, जिसमें हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, ये सब आ रहा है। और जस्ट इसके ऊपर जहाँ पर हमारे लंग्स है, हार्ट है, रिब केज है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, ठीक है। सो it is located on the upper right side of the abdomen. Liver secretes bile juice, ठीक है। अब लीवर क्या सिक्रेट करता है, बाइल जूस। अभी तक हमने बाकी सारे ग्लैंड्स में भी देखा था, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है तो वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट कर रही है, जो सलाइवरी ग्लैंड्स है तो वो सलाइवा सिक्रेट कर रही है। तो वैसे ही यहाँ पे भी लीवर क्या करेगा, डाइजेशन में तो हेल्प करेगा ही। तो ये यहाँ पर क्या सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा। बट बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दो। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम्स नहीं होते हैं। तो फिर कैसे डाइजेशन करेगा, जब कोई एंजाइम ही नहीं है तो डाइजेशन कैसे कर सकता है, आगे देखते हैं, ठीक है। सो बाइल जूस क्या करता है ना, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, बट इसमें तो कोई एंजाइम्स ही नहीं होते, तो कैसे करेगा। एक्चुअली बाइल जूस में ना सॉल्ट्स होते हैं और कुछ पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स तो कुछ काम के नहीं है, पिगमेंट्स बेसिकली होते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन के ब्रेक होने से बनते हैं और वो बॉडी से एक्चुअल में हमें बाहर निकालने होते हैं, तो वो बाइल जूस में मिक्स होता है। देन उसके अलावा बाइल सॉल्ट्स होते हैं कुछ, ठीक है। बाइल सॉल्ट्स की वजह से ही जो है आपका जो फैट है उसका डाइजेशन हो पाता है। तो होगा क्या कि बाइल जूस क्या करेगा, फैट को करता है इमल्सिफाई, यानी कि यहाँ पे होगा इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ठीक है। इमल्सिफाई या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, सो बेसिकली आपने कपड़े धोए होंगे अपने घर में या किसी को देखा होगा वॉश करते हुए। तो जब भी हम कपड़े वॉश करते हैं, मैं फॉर एन एग्जांपल किसी कपड़े पर जो है आपका ग्रीस या फिर ऑयल का ना बहुत ज्यादा दाग लग गया है, एंड देन आप उसको सोप में या सर्फ में डाल करके रख रहे हो थोड़ी देर, एंड देन उसके बाद आप ब्रश घिस रहे हो उसके ऊपर और वो अच्छे से वॉश कर देते हो, तो आपने देखा होगा कि इजीली जो भी डर्ट थी उसके ऊपर, जो ऑयल था, जो ग्रीस था, वो निकल जाता है। तो ये कैसे निकला, तो आपने केमिस्ट्री में मिशेल फॉर्मेशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाइल जूस क्या करेगा, फैट के साथ मिशेल बनाता है, ओके। तो उसकी वजह से फैट का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि लार्ज फैट मॉलिक्यूल जो है वो छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इन छोटी छोटी फैट मॉलिक्यूल्स पे एक एंजाइम होता है जो कि है लाइपेज, ठीक है। इन ये लाइपेज एंजाइम इजीली इस पर एक्ट कर सकता है और इसको ब्रेक डाउन कर सकता है, मतलब इसका डाइजेशन आगे फर्दर करवा सकता है। तो इस तरीके से बाइल जूस हेल्प कर रहा है फैट के डाइजेशन में। डायरेक्टली डाइजेशन नहीं कर रहा है, ये उसको पूरा अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाता है, बट इसका इमल्सिफिकेशन होगा तभी लाइपेज एंजाइम इस पर वर्क कर सकता है। अगर ये इतना बड़ा फैट मॉलिक्यूल है और इसी पर लाइपेज एंजाइम वर्क करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इमल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, देन उसके बाद लाइपेज एंजाइम फर्दर जो है वर्क करेगा
और फिर उसके बाद जो है फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा। डन। अब ये पूरा इमल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना, ये हम फिर से आगे पढ़ेंगे। ओके। अभी हम सिर्फ जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उनका फंक्शन क्या है वो देख रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, लीवर तो सिर्फ सिक्रेट करता है बाइल जूस को, ठीक है, और इसको स्टोर करने का काम कौन कर रहा है? गॉल ब्लैडर। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में भी देखा था लास्ट स्लाइड में। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, जो बाइल जूस सिक्रेट हुआ है ना उसको टेम्पररी स्टोर करता है, जब तक मतलब फूड नहीं आ जाता तब तक उसको स्टोर करके रखता है। और गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इज अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन इन योर अपर राइट एब्डोमेन। अभी हमने डायग्राम में भी देख लिया था, ठीक है। एक मस्क्यूलर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थैली आप बोल सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी होती है 30 to 50 ml, मतलब इतना वो स्टोर कर सकता है बाइल जूस को, ठीक है। एंड इसमें कुछ डक्ट्स भी होती है, तो उन डक्ट्स के थ्रू इजीली वो जो है बाइल जूस को वापस भेज भी सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, ठीक है, क्योंकि फूड तो गॉल ब्लैडर में आएगा नहीं ना डाइजेस्ट होने के लिए। फूड कहाँ जाता है हमारा? हमने एलिमेंट्री कैनाल में पढ़ा था, फूड माउथ से कहाँ जाएगा? ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बाइल जूस जो सिक्रेट हुआ है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ है, वो गॉल ब्लैडर से निकल के कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है। तो वो कुछ डक्ट्स के थ्रू जाता है। ओके, सो यहाँ पे फंक्शन भी लिखा हुआ है, इट स्टोर्स एंड रिलीजेस बाइल। अब बाइल भी बोल सकते हैं, बाइल जूस भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी नीचे यहाँ पे फंक्शंस ऑफ बाइल जूस, यहाँ पे बाइल जूस के फंक्शन भी लिखे हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करेगा फैट का, ओके, एंड ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, जो मैंने भी आपको समझाया था। This is a detergent-like action of bile that helps the body to absorb the broken down products in the gut. ठीक है, तो डिटर्जेंट लाइक एक्शन जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, कपड़े को जब आप वॉश करते हो तो डर्ट निकल जाती है, तो वही चीज है इसमें। In connection with this, bile salts bind with lipids to form micelles. ठीक है, तो बाइल सॉल्ट्स बताए थे मैंने आपको, बाइल जूस में क्या होता है? बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि बाइंड हो जाता है लिपिड्स के साथ। लिपिड्स मीन्स वही फैट, ठीक है, टू फॉर्म मिसेल्स। ओके, दिस इज देन एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, एंड देन इसके बाद ये एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से या इंटेस्टाइन के लेयर से। बाइल जूस हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन भी करते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, ई, के, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इन सबको क्या कर सकते हैं इजीली? फैट सॉल्युबल विटामिन को इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है बाइल जूस के थ्रू, ठीक है। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज, विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, ओके, विटामिन सी नहीं है, सॉरी। विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये सब क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ओके। सी, यहाँ पे आपको मिसाइल्स दिख रहे होंगे, ये ये क्या है? लिपिड या जो फैट मॉलिक्यूल है वो है, और इसके चारों तरफ ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये ही बाइल सॉल्ट्स है, तो ये ऐसे अटैच हो जाता है। सी देखो, ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये हेड है, ये इनकी टेल है, ये हेड है, ये टेल है, तो ये ऐसे क्या करते हैं? मिसेल फॉर्म करते हैं, ठीक है। सी यहाँ पे दिख रहा होगा बाइल एसिड लिखा हुआ है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक साइड एंड हाइड्रोफिलिक साइड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ, वेट, सी हाइड्रोफोबिक साइड, हाइड्रोफिलिक साइड, एंड अगर ये वाले डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जो हेड होता है ना वो हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब कि वो वाटर लविंग है, तो उसके आसपास पानी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो टेल होती है ना वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि उनको फोबिया है वाटर से, तो वो पानी की तरफ नहीं रह सकती है, तो इसीलिए इसी टाइप का एक तरीके से मतलब फॉर्मेट बनाते हैं। सी आपको दिख रहा होगा बीच में है लिपिड, ठीक है, और हेड बाहर की तरफ है, बाहर क्या है? वाटर है, इस साइड में क्या है? पूरा वाटर है, तो हेड हमेशा वाटर की तरफ रहेगा और टेल अंदर की तरफ रहेगी, ठीक है। तो ये ऐसे पूरा अटैच हो जाते हैं लिपिड के साथ, और एक एक करके इस फिर फैट को क्या है? तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक एक करके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा तक लेकर के जाता है, ताकि वहां पे लाइपेज एंजाइम उस पर वर्क कर सके, ठीक है। तो ऐसे ही मिसाइल का फॉर्मेशन आप जब कपड़े वॉश करते हो ना तब भी होता है, तो वो डर्ट को ऐसे ही जो सर्फ है जो उसमें सॉल्ट्स होता है ना वो इजीली उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। सो
नेक्स्ट ग्लैंड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ठीक है, ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इसमें बहुत सारी सेल्स भी होती है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ग्लैंड्स बनाएगी। इनको हम एक और नाम से बोल सकते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। ठीक है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन ये माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड्स होती है फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। लोकेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल लाइनिंग बिटवीन द विलाई। विलाई क्या होती है? इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। हमने एलिमेंट्री कैनाल में भी पढ़ा था, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई होती है जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो विलाई के बारे में जिसको भी डिटेल में जानना है वो एलिमेंट्री कैनाल वाला जो हमारा वीडियो है वो देख सकता है। ओके, तो ये जो विलाई है, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग मीन्स जो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर होती है, तो वहीं पर ये ग्लैंड्स लोकेटेड रहेगी। टाइप्स क्या है? देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, ब्रूनर्स ग्लैंड्स एंड लिबरकुन ग्लैंड्स। ठीक है, ब्रूनर ग्लैंड्स एंड लिबरकुन ग्लैंड्स, ये दो टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फंक्शन क्या है इनका? ये इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है, म्यूकस प्रोड्यूस करती है, और उस जूसेस के अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं जिसकी वजह से फूड का फर्दर ब्रेक डाउन भी होता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ लेते हैं कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट करती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इसमें जो जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं वो यहाँ पर मेंशन है, लाइपेज, अमाइलेज, सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, एंटेरोकाइनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतने ही एंजाइम्स याद रखने हैं। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? फैट का ब्रेक डाउन करता है। अमाइलेज पहले से ही पता होगा सबको, पढ़ भी लिया था हमने इसी वीडियो में। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। देन आपका जो सुक्रेज है, ये क्या करेगा? सुक्रोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा। ठीक है, लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा। माल्टेज माल्टोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करेगा एंड उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सब आगे जाकर के ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होने वाले हैं। देन उसके बाद ये आपका एंटेरोकाइनेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये सब मिल करके प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होगा, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और साथ साथ में जो आपका बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, ये तो इंटेस्टाइन में सिक्रेट हो ही रहा है, बट ये जो बाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जूस मीन्स जो पेनक्रियाज से रिलीज होगा, ठीक है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बाइल, पेनक्रियाटिक जूस आर सिक्रेशंस रिलीज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज हो जाते हैं। जो बाइल आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा था लीवर से सिक्रेट होकर के, वो भी इवेंचुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आएगा, क्योंकि जो भी फूड है आपका वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा और जो कंप्लीट डाइजेशन है वो वहीं पर होगा, तो इसीलिए सारे एंजाइम्स मिक्स होकर के वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है पेनक्रियास। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डायग्राम भी, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये है पेनक्रियास। पेनक्रियास के दो फंक्शन होते हैं, ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है और ये हॉर्मोन्स भी रिलीज करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड ग्लैंड। ठीक है, कंपाउंड ग्लैंड का मतलब होता है कि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से वर्क करती है, मतलब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है और एंडोक्राइन सिस्टम में भी हेल्प करती है। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि वहां पर ये क्या करेगी? हार्मोन सीक्रेट करेगी जो कि डायरेक्टली ब्लड में पोर कर दिए जाएंगे। और एक्सोक्राइन सिस्टम का मतलब है कि कुछ एंजाइम सीक्रेट करेगी जो कि डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, सी यहाँ पे मेंशन भी है, द एक्सोक्राइन पेनक्रियास प्रोड्यूसेस एंजाइम्स दैट हेल्प्स टू digest food, particularly protein, and the endocrine pancreas makes the hormone insulin which helps to control blood sugar levels. ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलीज होता है, मतलब पेनक्रियास के एंडोक्राइन वाले पार्ट से रिलीज होगा। तो ये क्या सिक्रेट कर रहा है? इंसुलिन। और इंसुलिन से क्या हो रहा है? जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करेगा, मतलब उसको कम करने की कोशिश करेगा। एंड इसके ऑपोजिट एक और हार्मोन है वो वर्क करता है, मतलब इंसुलिन के ऑपोजिट काम करेगा, वो होता है ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है? जो ब्लड शुगर लेवल है ना उसको इंक्रीज करेगा। तो मतलब इंसुलिन क्या कर रहा है? कम करने की कोशिश कर रहा है, और ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं।
और भी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड में वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम इसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स देख लेते हैं। नंबर वन, अमाइलेज। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हम सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ रहे थे तब, कि जो सलाइवा है वहाँ पे उसमें अमाइलेज होता है, तो उसमें उसको हम सलाइवरी अमाइलेज बोलेंगे, और यहाँ पे हम इसको पैनक्रियाटिक अमाइलेज बोलेंगे। ठीक है, इसका भी फंक्शन सेम ही रहेगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करना। फिर उसके बाद लाइपेज एंजाइम है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स। एंड ट्रिप्सिनोजन है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है। ट्रिप्सिनोजन जब एक्टिवेट होता है तो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा या डाइजेशन करेगा प्रोटीन का। ओके, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कीमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। तो ये इस तरीके से और भी बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, बट हमें अभी सिर्फ इतना ही पढ़ना है, अमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिनोजन के बारे में। ठीक है, अब ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज, जो हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड में पढ़ा था। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में एक एंजाइम रिलीज होता है एंटेरोकाइनेज, वो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। डन। तो अभी हमने जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ी है ना, उनमें जो जो एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वो सारे तो हमने डिस्कस कर लिया है। बट वो एंजाइम्स कैसे फंक्शन करता है, कैसे डाइजेशन करेंगे, कहाँ पे कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होगा, वो हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन ऑफ स्टार्च, मतलब स्टार्च का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो माउथ से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर वन है इन आर माउथ। ठीक है, तो माउथ में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बता दिया था कि सलाइवा में जो सलाइवरी अमाइलेज है वो क्या करेगा, स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो माउथ में दो टाइप से डाइजेशन हो रहा है, मैकेनिकल एंड केमिकल बोथ। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या है कि जो आप फूड को ग्राइंड कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हो, उसी को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, एंड केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, जो सलाइवा है उसमें एंजाइम्स होते हैं, तो वो एंजाइम्स क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसी को हम बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। सी यहाँ पे मेंशन है स्टार्च, अमाइलेज उस पर वर्क कर रहा है इन आवर माउथ एंड उसको माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, और अराउंड 30% स्टार्च का ही ब्रेक डाउन होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का, तो ये स्टार्च कन्वर्ट होकर के ग्लूकोज में नहीं बदलेगा, ये स्टार्च जो है माइलेज की वजह से माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर माल्टोज आगे जाकर के माल्टेज एंजाइम्स के कांटेक्ट में जब आएगा तब ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ में आया इतना। नेक्स्ट, स्टार्च के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अब फर्दर जो स्टार्च का ब्रेकडाउन है, जो 70% आपका स्टार्च बचा है या जो माल्टोज बचा है, उसका डाइजेशन कहाँ होगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका कार्बोहाइड्रेट स्टार्च जा रहा है वो वहाँ पे फर्दर और उसको ब्रेक डाउन करेंगे हम, और ब्रेक कर करके उसको क्या बना देंगे, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। और जो माल्टोज है उस पर भी कौन सा एंजाइम वर्क करेगा, माल्टेज पढ़ा था ना हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में, तो माल्टेज एंजाइम क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जो इसमें बॉन्ड है उस बॉन्ड को तोड़ करके इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन से क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, इतना याद रखना है आपको। डन, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हमने देख लिया है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के ब्रेकडाउन से क्या बनाना है, ग्लूकोज। फिर उसके बाद है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन के ब्रेकडाउन से क्या बनता है, प्रोटीन किससे मिलकर के बने, अमीनो एसिड से। तो यानी कि जब प्रोटीन का फाइनल ब्रेकडाउन होगा तो अमीनो एसिड्स बनते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हमारे स्टमक से, पढ़ा था ना हमने। तो हमारे स्टमक से प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है, तो स्टमक में कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, एसिड रिलीज होते हैं, जैसे HCl रिलीज हो रहा था, एंड देन पेप्सिनोजन जो एंजाइम है वो रिलीज हो रहा था। इसको हम जाइमोजन बोलेंगे क्योंकि इनएक्टिव फॉर्म में है अभी। तो इसको एक्टिवेट कौन कर रहा है, हमारा HCl, पढ़ा था ना हमने। तो इसको एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। देन ये पेप्सिन क्या करेगा, जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है ना, उसमें जो प्रोटीन आया है उसको
ब्रेक करेगा। तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोट्यूजेज प्लस पेप्टोन्स। अभी ये अमीनो एसिड्स में नहीं कन्वर्ट हुआ है, ये प्रोट्यूजेज प्लस पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ है। अभी भी इनमें बॉन्ड है और जब ये टूटेगा तब जाकर के अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे भी अराउंड 50% प्रोटीन का ही ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, बाकी का 50% प्लस ये प्रोट्यूजेज पेप्टोन्स ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है ब्रेक होंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का डाइजेशन कैसे हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एंजाइम्स आ रहे हैं, जो पैनक्रियाटिक जूस है वो भी आ रहा है, तो उसमें भी कुछ एंजाइम्स थे, जो ट्रिप्सिनोजन था, फिर उसके बाद कीमोट्रिप्सिनोजन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के कुछ एंजाइम्स थे जो कि प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स मिलकर के कहाँ आ जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वहां पे क्या होगा, जो जाइमोजन है या जो इनएक्टिव फॉर्म वाले एंजाइम से पहले उनको एक्टिवेट किया जाएगा। तो जो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है, जब इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्टिवेट कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एंटेरोपेप्टाइडेज। ठीक है, या तो एंटेरोकाइनेज बोल सकते हो आप, या एंटेरोपेप्टाइडेज एंजाइम भी होता है, उसकी वजह से भी ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और ये एक्टिवेट होकर के ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसके बाद जो दूसरा एंजाइम है कीमोट्रिप्सिनोजन, ये कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसको कौन एक्टिवेट करेगा, जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ है ना वो इसको एक्टिवेट कर देगा और कीमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन ये सब आगे जा करके क्या करेंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। सी, प्रोटीन्स जो आपका 50% प्रोटीन बचा था वो प्लस पेप्टोन्स प्रोट्यूजेज ये सब आ गए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, कहाँ आ गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और ये ट्रिप्सिन कीमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये पेप्टाइडेज है, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इनके प्रेजेंस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो जो आपके अमीनो एसिड्स है, जो आपका ग्लूकोज है, ये अब क्या है, सिंपल फॉर्म में है, स्मॉल मॉलिक्यूल से ये इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लड में मिक्स हो सकता है। डन। तो हमें डाइजेशन में करना क्या था, डाइजेशन का मतलब तो यही था कि जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करना ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा एक न्यूट्रिएंट बचा है जो कि है फैट। सो फैट का डाइजेशन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि फैट डायरेक्टली जो है ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसीलिए उसको पहले क्या किया जाता है, इमल्सिफाई किया जाता है। ठीक है, और वो कौन करता है, बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करेंगे, जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है उसको इमल्सिफाई करेंगे एंड उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, स्मॉल फैट ड्रॉपलेट्स कोटेड विद बाइल सॉल्ट। सी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है, ये वाले बाइल सॉल्ट्स है जो इस पे अटैच होकर मिसाइल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब ये क्या हो गया है, फैट क्या हो गया है, इमल्सिफाई हो गया है। ठीक है, या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो गया है। अब इस पर इजीली लाइपेज एंजाइम जो है वर्क कर सकता है और इसको फर्दर और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, सी, इमल्सिफाइड फैट, ठीक है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थी उनको अब क्या करेगा, लाइपेज एंजाइम की हेल्प से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उनको फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इजीली एब्जॉर्ब हो सकते हैं। ठीक है, सो वंस यू ईट योर फूड हाउ डज द बॉडी एक्सट्रैक्ट द ingredients that it requires? Would you be surprised to know that this function actually happens in your small intestine? ठीक है, अब ये जो प्रोसेस हमने पूरा पढ़ा है कि इतने सारे एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, ये डाइजेस्ट करेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो आगे फर्दर हमारा प्रोसेस कौन सा होने वाला है, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। ठीक है, तो बॉडी क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी कुछ इंग्रेडिएंट्स को जो भी उनको रिक्वायरमेंट है एंड उसको एब्जॉर्ब करेगी, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद उसको यूज करेगी। तो यूज वाले प्रोसेस को ही हम असिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जो आपका फैट है वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो फैट आपका जाएगा लेक्टियल में। लेक्टियल क्या है, एक लिम्फ वेसल होती है। तो सबसे पहले फैट मतलब जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो बने वो लिम्फ में जाएंगे और फिर उसके बाद जाकर के ब्लड में मिक्स होंगे। ठीक है, बट आपका जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स है, विटामिन वगैरह है, वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्स हो जाता है। ओके,
तो हमारा डाइजेशन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस हमारा छोटा सा टॉपिक बचा है एब्जॉर्प्शन असिमिलेशन से रिलेटेड, वो हम कवर कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, किसी चीज को एब्जॉर्ब करना। तो जो भी आपने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए थे फूड में, उनका आपने ब्रेक डाउन तो कर लिया है, अब आप उसको क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, ताकि आप उसको आगे यूज कर सकते हो। ठीक है, so absorption is the process of the absorbing or assimilating substances into the cells or across the tissues and organs through the process of diffusion or osmosis। तो अब ये जो एब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है ना, ये डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और एनर्जी मतलब कि जो एटीपी। ठीक है, तो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये सारे प्रोसेस इसमें यूज होता है, और इन्हीं प्रोसेसेस के थ्रू जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स है ना, वो ब्लड में या लैक्टियल में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, सो as the food gets break down into smaller and simpler particles, it has to get absorbed into the blood stream। ठीक है, it is only through the blood and circulatory system that the digested food reaches various cells and tissues। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही जो आपने न्यूट्रिएंट्स खाए हैं, जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, वो मिक्स होकर के अलग अलग सेल्स के पास या टिश्यूज के पास पहुंचते हैं, ताकि फर्दर वो वहां पर मिक्स होकर के या उन सेल्स या टिश्यूज के अंदर जाकर के वहां पे एनर्जी क्रिएट कर सके। ठीक है, ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैरी सिंपल शुगर्स, यानी कि जो आपका ग्लूकोज था, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स एंड अ फ्यू विटामिन्स एंड सॉल्ट्स टू द लीवर। तो ब्लड क्या करेगा, जो उसने एब्जॉर्ब किया है ना न्यूट्रिएंट्स, उनको वो कहाँ लेकर के जा रहा है, लीवर के पास में लेकर के जा रहा है, और लीवर उन सबको ना स्टोर करेगा, और जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो क्या करेगा, उसको बॉडी को प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, सो द लीवर स्टोर्स एंड प्रोसेसेस दिस सब्सटेंसेस, दे आर ऑल्सो डिटॉक्सिफाइड हियर। अगर उनमें कुछ भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस रह गए हैं, तो उनको वो डिटॉक्सिफाई कर लेता है लीवर। इट डिलीवर्स द न्यूट्रिएंट्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एज एंड व्हेन नीडेड। दिस एंटायर प्रोसेस इज सम्ड अप एज एब्जॉर्प्शन एंड assimilation। Okay, the huge absorptive surface area of the small intestine is due to the presence of mucosal folds, villi and microvilli। ठीक है, तो ये विलाई जो होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उन्हीं की वजह से क्या होता है, एब्जॉर्प्शन एरिया जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो बढ़ जाता है, ताकि वो अच्छे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Through the epithelium of the villi, the digested food molecules pass from the lumen of the small intestine to the blood capillary network or lacteals। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो न्यूट्रिएंट्स है, या तो वो ब्लड में मिक्स होंगे या फिर लैक्टियल्स में जाएंगे। लैक्टियल्स है एक लिम्फ वेसल होती है। सी, आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, विलई दिख रही होगी, और विलई के ऊपर ना छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं ऐसे हेयर लाइक, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रोविलई। सी, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारी क्या है, विलई है, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इन्हीं विलई और इसी वाले एरिया में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वगैरह प्रेजेंट होती है। Amino acids and monosaccharides that enter the blood capillary network are carried away by the blood, but larger molecules from the digestion of fat enter the lacteal. These are then emptied into the lymphatic system, which eventually discharges its contents into the blood system। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते तो डायरेक्टली वो ब्लड में नहीं जा पाते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, तो वो पहले कहाँ जाएंगे, आपके लैक्टियल में जाएंगे, यानी कि जो लिम्फेटिक वेसल है उसके अंदर जाएंगे, और ये पूरे लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए इवेंचुअली ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी ब्लड सिस्टम में पोर कर दिए जाएंगे। अब लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, ये इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, तो मैं आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, through the processes of osmosis and diffusion, water and fatty acids are absorbed. The other nutrients such as glucose, amino acids and minerals are absorbed by active transport। ठीक है, तो कुछ तो ग्लूकोज है जो वो आपका डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कुछ बचा हुआ जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर आपको डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है,
The large intestine absorbs water, electrolytes and some nutrients from food waste that passes through the digestive system. तो सबसे पहले जो फूड है, ठीक है, वो डाइजेस्ट कंप्लीटली डाइजेशन वो उसका कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो न्यूट्रिएंट्स है जो डाइजेस्ट हो चुके हैं वो कहाँ चले जाएंगे, ब्लड में या फिर लैक्टियल में चले जाएंगे। देन उसके बाद जो बचा कुचा फूड है, जो अनएब्सॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड बचा है, वो अब आगे कहाँ चला जाएगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता है और एब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स तो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। तो अब अगर आपके बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वाटर वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ विटामिन और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बस काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। देन उसके बाद जो भी आपका फूड बचा है अनडाइजेस्टेड अनएब्सॉर्ब्ड वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है एंड देन उसके बाद एनएस के थ्रू बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है असिमिलेशन। सो इन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन आफ्टर digestion and absorption, the nutrients that are present in the blood reach the target cells and tissues which utilize them for their activities. It helps in the cell growth and development and new cell production. तो इस फूड का फिर बहुत सारा यूज होता है सेल ग्रोथ में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये सारी चीजों में यूज किया जाता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो ये एनर्जी कैसे बनती है इन न्यूट्रिएंट से वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, जो कि इसी चैप्टर का टॉपिक है। लास्ट टॉपिक बचा है हमारा इजेशन। इजेशन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और वेस्ट फूड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म और सेल, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज डिफिकेशन, ठीक है। तो ये हमारा लाइफ प्रोसेसेस जो चैप्टर है उसका एक टॉपिक था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या न्यूट्रिशन हम बोल सकते हैं, वो हमारा फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब कुछ डायग्राम्स है, तो इसमें आपको जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ना वो इन डायग्राम्स के थ्रू इजीली लर्न हो जाएगा। तो हम इससे क्विकली रिकैप कर लेते हैं सारी चीजें। सो फर्स्ट क्या था, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ओरल कैविटी प्रेजेंट है। तो हम जो भी फूड का इनटेक करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ओरल कैविटी या फिर माउथ, आप बोल सकते हैं कि माउथ से कर रहे हैं, ठीक है। अब माउथ में क्या क्या हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, केमिकल डाइजेशन हो रहा है, फूड मिक्स हो रहा है सलाइवा के साथ, राइट। तो मिक्सिंग विद सलाइवा, लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन, ठीक है, मतलब कि वहां पर कुछ एंजाइम से डाइजेशन स्टार्ट होगा, थोड़ा सा लाइपेज एंजाइम भी रिलीज होता है बट वहाँ पे फैट का ब्रेकडाउन हो नहीं पाता है, ठीक है। थोड़ा सा लाइपेज ना स्टमक में भी रिलीज होता है बट डाइजेशन वहाँ पे हो नहीं पाता है, फैट का डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के ही होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक उसको इमल्सिफाई नहीं कर पाए हैं हम, क्योंकि बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर में पड़ा है और वो गॉल ब्लैडर से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तब जाकर के फैट का इमल्सिफिकेशन होगा। डन। फिर उसके बाद है माउथ के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा आपको फेरिंग्स, देन टंग, ठीक है। तो टंग, टीथ, ये सब तो हमारे ओरल कैविटी में ही प्रेजेंट है। तो ओरल कैविटी से थोड़ा और नीचे आएंगे तो क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो क्या आएगा, ईसोफेगस, जो कि एक मस्क्यूलर ट्यूब है, ठीक है, जिससे फूड नीचे स्टमक तक पहुंचता है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कोई एंजाइम्स रिलीज नहीं होते हैं, कोई ग्लैंड्स नहीं होती है। फिर उसके बाद फूड कहाँ जा रहा है, हमारे स्टमक में। तो स्टमक में क्या होता है, फूड की मिक्सिंग होती है, फूड की चर्निंग होती है, ठीक है, और वहां पे डाइजेशन होता है फूड का बट कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है लिमिटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन। एंड यहाँ पे एक चीज और लिखी है, गैस्ट्रिक लाइपेज, जो कि थोड़े बहुत अमाउंट में रिलीज होता है, उसके अलावा मोस्टली यहाँ पे क्या होता है, पेप्सिन रिलीज होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फूड है आपका वो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इमल्सिफिकेशन होगा, यानी कि जो फैट है फूड में उसको इमल्सिफाई किया जाएगा बाइल जूस के हेल्प से, जो कि लीवर से रिलीज हो रहा है और गॉल ब्लेडर में स्टोर हो जाता है और फिर गॉल ब्लेडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आ रहे हैं, जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के एंजाइम है, वो सब मिक्स होकर के फर्दर जो भी न्यूट्रिएंट्स बचे हैं उनका डाइजेशन करते हैं। डन। सी एक और डायग्राम है, उसमें भी आप देख सकते हैं मैकेनिकल डाइजेशन, च्यूइंग एंड स्वेलोइंग लिखा है। केमिकल डाइजेशन हो रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का। फिर उसके बाद स्टमक के अंदर क्या हो रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है
peristaltic mixing and propulsion एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टमक के अंदर हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस सच एज एस्पिरिन, तो कुछ विटामिन है, कुछ सब्सटेंसेज है जो लिपिड सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, उनका एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है स्टमक में। फिर उसके बाद मैकेनिकल डाइजेशन होगा, कहाँ पर फर्दर डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मिक्सिंग होगी फूड की, अच्छे से चर्निंग होगी, देन उसके बाद फूड स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, एंड वहां पे भी फर्दर केमिकल डाइजेशन भी होगा, किसका, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी न्यूट्रिएंट्स है। अब फर्दर जो डाइजेशन होना है, जो कंप्लीट डाइजेशन होना है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा, और जो एब्जॉर्प्शन है वो भी यहीं पे होगा। ठीक है, फिर उसके बाद फूड कहाँ जाएगा, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो यहाँ पे देखो, सी यहाँ पे लिखा हुआ है नो केमिकल डाइजेशन, ठीक है, एक्सेप्ट बाय बैक्टीरिया। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, उसमें कुछ बैक्टीरिया भी रहते हैं, जैसे कि ई कोलाई। ठीक है, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, हमारे लिए अच्छे होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, वाटर, मिनरल्स, विटामिन, आयरन, इनका क्या है, डाइजेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन ही होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, डाइजेशन किसी भी न्यूट्रिएंट का होता नहीं है। ओके, तो ये सारे पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक डायग्राम से रिलेटेड सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो वो आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और रिकैप कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो ये रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ना है, तो आप पूरी बुक तो लेकर के नहीं बैठ सकते हैं, कि 2-2 घंटे का वीडियो तो नहीं देख सकते हैं, तो आप फटाफट से क्या है, छोटे से नोट्स बना लो या फिर कोई पिक्चर ले लो, तो उसमें इजीली आप लर्न कर सकते हो। तो सारी चीजें एक साथ यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो हमारा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर जो है, उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन के बारे में। ओके, तब तक के लिए बाय।